शेर गोपाल दास जी कपड़े के व्यापारी थे। इलाके में उनकी दुकान की धात थी। शादी विवाह के सीजन में अच्छी खासी बिक्री हो जाती थी। ग्रामीणों की उधारी भी चलती थी, किंतु उनके व्यवहार से अभी तक उन्हें किसी ने धोखा नहीं दिया था। देर सवेर पैसे चुका ही जाते थे। वे अपने मुनीब को तगाजा करने भेजते, किंतु सख्त ताकीद करके कि आवश्यक किसी को परेशान न करे। उनके दो बेटे थे, बड़ा विजय एवं छोटा अजय। दोनों भाइयों में करीब 12 साल का अंतर था। अजय अभी स्कूल में ही था। तब तक बड़े भाई ने ज्यादा पढ़ाई न कर पिताजी के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उसकी शादी भी जल्दी कर दी। विजय अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। उसकी पढ़ाई लिखाई का भी विशेष ध्यान रखता। बड़े ही आराम से सुखपूर्वक परिवार जीवन जी रहा था। भविष्य के गर्व में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। गोपाल दास जी अपनी बहन की बेटी की शादी में गए थे। साथ ही उनकी पत्नी माधुरी जी भी थी। खुशी खुशी शादी से लौटते समय सामने से आते ट्रक ने गलत दिशा में आकर टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और साथ ही गोपाल दास जी, माधुरी जी एवं ड्राइवर राजू ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल ले जाने का भी अवसर नहीं मिला। अजय का तो रो रो कर बुरा हाल था। विजय अपने मन पर नियंत्रण रख यंत्रवत सारे क्रिया कपालों को कर रहा था। स्तब्ध तो वह भी था, किंतु छोटे होने का फर्ज तो उसे निभाना ही था। जाने वाले के संग न तो कोई जाता है, न ही दुनिया के कोई काम आते। बीतते समय के साथ सब कार्य आवश्यक तो होने लगे। अजय को अब भाई भाभी का ही सहारा था। वह उनके प्यार में ही मम्मी पापा के प्यार को खोजता। विजय एवं उसकी पत्नी जया भी उसे अपने बच्चे जैसा ही प्यार करते। समय पंख लगा उड़ने को आतुर था और उनकी उड़ान के साथ अजय भी एक पढ़े लिखे नौजवान के रूप में बदल गया। पढ़ाई पूरी होते ही उसने अपने बड़े भाई से कहा कि मैं शहर जाकर नौकरी कर लूं। विजय बोला, अजय बेटा, तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस है, हम दोनों भाई मिलकर इसी को संभालेंगे। बड़े भाई की इच्छा का मान रखते हुए उसने उन्हीं के साथ कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मिलकर काम करने से कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। अभी तक दोनों भाइयों के बीच निश्चित प्यार था। अब विजय एवं उसकी पत्नी ने अजय के लिए एक अच्छी संस्कारी सुयोग्य लड़की देख उसकी शादी कर दी। अब तक विजय 2 बेटों का पिता बन चुका था। पत्नी के आने के बाद उसे कभी कभी ज्यादा पैसों की जरूरत महसूस होती, किंतु संकोचवश वह भाई को कुछ नहीं कह पाता। वैसे रमा संस्कारी एवं मिष्टी लड़की थी। वह भी परिवार में घुल मिल गई थी। फिर भी पैसों की कभी तो जरूरत होती है। कभी कोई चीज खरीदने की इच्छा होती, वह अजय से कहती, ये क्या तुम्हारे हाथ में कभी पैसा ही नहीं रहता? माना कि घर में सब कुछ रहता है, फिर भी बच्चों तक को चॉकलेट बनी दी जाती है। फिर हम तो बड़े हैं, शादीशुदा हैं, हमारी भावनाओं को भैया भाभी क्यों नहीं समझ रहे? कुछ तो पैसा हाथ में होना चाहिए। मैं भी समझता हूँ, रमा पर क्या करूँ?
भाई के एहसान तले दबा हूँ और फिर वे मुझसे बहुत बड़े हैं। उनका स्थान माता पिता सा है, कैसे मांगू? वे स्वयं तो सोच ही नहीं रहे। शादी की सालगिरह पर अजय रमा को उपहार देना चाहता था, सो उसने भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है, आप बोलो ना भैया से। अजय बेटा क्या ज़रूरत आ पड़ी? भाभी वो मैं रमा को कुछ उपहार देना चाहता हूँ शादी की सालगिरह पर। ये सब चोचले अपने परिवार में नहीं चलते। कभी तुमने देखा है अपने भैया को मुझे उपहार देते? भाभी ने बात यहीं खत्म कर दी, भैया तक पहुँचने ही नहीं दी। दोनों मन मार कर रह गए। समय के साथ साथ उनके 3 बेटियां हो गई। अब रमा कहती, हमने तो मन मार लिया, अब बच्चों का क्या करूं? कभी कुछ मांगती है तो मेरे हाथ में तो इतना पैसा नहीं होता, ऐसे कब तक चलेगा? खर्च के लिए कुछ तो बंधी रकम हर माह लिया करो। अजय मानता था कि रमा सही कह रही है। भाई से कुछ भी मांगने से कतराता था, यह उसकी विनम्रता थी। किंतु अब भाई सोचने लगा था कि वह निरा बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन एवं उसके प्रति आदर भाव को बेवकूफ़ी समझा गया। अपने बढ़ते बेटों को देख विजय के मन में बेईमानी आने लगी थी। वे अपने बेटों का भविष्य सुनिश्चित करने के चक्कर में अपने छोटे भाई से विमुख होने लगे और सोचने लगे कैसे इसे कारोबार से बेदखल करें। उनके दोनों बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे जब अजय ने एक दिन कहा, भैया रिया का एडमिशन कराना है किसी अच्छे स्कूल में। अच्छे स्कूल में करा के क्या करेगा? सरकारी में डाल दे, है तो लड़की, क्या करेंगे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर? आखिर दूसरे घर जाना है और घर गृहस्थी संभालनी है। नहीं भैया, आजकल लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, मैं उसे अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ। पहली बार अजय ने बेटी की खातिर अपने बड़े भाई के सामने मुंह खोला था। विजय ने उसका एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब अजय ने भाई के सामने पैसों की मांग रखी, भैया अब नियमित मुझे अलग खर्च अपने बच्चों के लिए चाहिए, सो आप हर माह दे दिया करें। विजय जानता था उसकी मांग अनुचित नहीं है, सो 20,000 रुपये उसे देना तय कर दिया। इतने पैसों में रमा अपनी व बच्चों की ऊपरी ज़रूरतें पूरी कर कुछ पैसे भविष्य के लिए बचा लेती। फिर दूसरी बेटी भी उसी स्कूल में जाने लगी। विजय और जया दोनों मिलकर जो कुछ कर्ज अजय एवं उसके परिवार के लिए रच रहे थे, उससे अनभिज्ञ वे बड़े भाई भाभी को माता पिता समान मान उसका मान रखते रहे। विजय के बेटे अधिक सुख सुविधाएं एवं पैसा मिलने के कारण उसका दुरुपयोग करने लगे। वे पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते। दोस्तों, पार्टी, घूमना फिरना इन्हीं में मस्त रहते। माता पिता कोई ध्यान न देकर उसकी मांग पूरी करते रहते। अब दोनों ने फैसला किया कि अजय को अलग कर पूरे कारोबार एवं संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। सो उन्होंने एक दिन धमाका करते हुए अजय से कहा, अजय अब तुम्हारा परिवार भी बढ़ गया है, साथ रहना नहीं निभेगा, सो तुम अपनी अलग व्यवस्था कर लो। यह सुन अजय अपने भाई का मुंह देखता रह गया। भैया बताएं क्या करूं? मैं क्या बताऊं? अलग रहने
और काम व्यवस्था कर लो। यह सुन अजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। न पैरों तले जमीन थी न सिर पर आसमान। कहाँ जाए? आज उसे रमा की बात याद आ रही थी कि भविष्य का भी कुछ सोचो। भैया से कहा कुछ अपने काम भी करवाओ, किंतु वह भायुक भक्ति में इतना लीन था कि वह उसने ऐसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि भैया उसे ऐसे अलग रहने को कह देंगे बिना कुछ दिए। कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, भैया अब मैं क्या काम करूँगा, नौकरी कर नहीं सकता, उम्र निकल गई। अब आप ही मेरा हिस्सा दे दे तो मैं कुछ व्यापार कर लूँगा। अब इतने भी भोले मत बनो। तुमने समय पर यह सब क्यों नहीं सोचा? 3 बेटियां पैदा कर ली, भविष्य का कुछ नहीं सोचना। और कौन सा हिस्सा दे दूं? तुम्हारे परिवार का तुम्हारा बचपन से लेकर अभी तक इतना खर्च उठाया है, क्या वह सब मुफ्त में हो गया? अजय की आंखों में आंसू आ गए। भैया आज आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आपके आदेश का पालन करता आया, आपको माँ बाबूजी के स्थान पर ही रखा। क्या माता पिता अपने बच्चे से ऐसा कह सकते हैं? आप जो भी देंगे मैं ले लूँगा, पर ऐसे खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? आपने ही तो कहा था दोनों मिलकर साथ ही काम करेंगे, तो मैंने भी जीवन भर आपका साथ दिया। क्या मेरा संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं? संपत्ति कैसी संपत्ति? कितना कमाते थे उतना तुम लोगों पर खर्च भी तो होता था। वह निरुत्तर हो बोला, भैया आप जो करें मुझे मंजूर है। विजय ने केवल कुछ रुपये देकर उसे घर से अलग कर दिया, घर और कारोबार पर कब्जा कर लिया। अजय अपने परिवार को लेकर एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गया और पैसों से एक छोटी सी परचूनी की दुकान खोल ली। रमा भी पढ़ी लिखी थी, सो उसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली और कुछ बच्चों को ट्यूशन पर घर बुलाने लगी। कुछ मिलाकर उसका खर्च चलने लगा, किंतु दोनों पति पत्नी के दिल पर जो आघात लगा था उससे दोनों के बीच मौन बरस गया। अजय ने कहा, रमा तुम सही थी, किंतु भैया पर अपने अति विश्वास के कारण मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। यदि समय रहते चेत गया होता तो आज मैं अपने आप को तुम्हारा और बच्चों का गुनहगार न मानता। समय ने कब किसको बख्शा है, वह तो समय समय पर अपना रुख बदलता रहता है। विजय के बड़े बेटे ने गलत संगति से पढ़कर पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और नशे की गिरफ्त में आ अपराधी प्रवृत्ति का हो गया। छोटा बेटा पढ़ने में कुशाग्र था, सो वह पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया। आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया तो वह वहीं का होकर रह गया। वहीं साथ काम करने वाली अमेरिकन लड़की से शादी कर ली और भूल गया कि उसके माता पिता भी हैं जो उसके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उम्र अधिक हो चली थी और बेटों ने जो घाव दिए थे उससे दोनों पति पत्नी मानसिक और शारीरिक रूप से टूट गए, सो बीमार रहने लगे। अब उन्हें रह रहकर अजय के साथ किए धोखे की याद आती। सोचते ये हमारे कर्मों का ही फल है। इधर अजय ने जैसे तैसे बेटियों को खूब शिक्षा दिलाई। बड़ी बेटी कॉलेज में व्याख्याता हो गई। अब वह अपनी बहनों की पढ़ाई में मदद कर रही थी। बीच वाली बेटी ने
नीट पास कर मेडिकल में प्रवेश ले डॉक्टर बन गई। छोटी बेटी ने सीए बनना चाहा तो उसकी कोचिंग ले वह उसकी तैयारी में जुट गई और असफलता प्राप्त की। फिर एक एक कर तीनों बेटियों की शादी उपयुक्त घर वर देखकर सब तरह से खुशी हो गए। अब वे शहर में ही रहने लगे। बेटियों ने कपड़े की दुकान यही खुलवा दी। डॉक्टर बेटी ने उसी शहर में एवं सम्मानित प्राइवेट अस्पताल में ज्वाइन कर लिया। मजे से खुशी खुशी दिन गुजरने लगे। तभी एक दिन वार्ड में राउंड लेते हैं उसकी नज़र एक पेशेंट पर पड़ी। वह शीघ्र ही उधर गई। बड़े पापा, मम्मी आप क्या हुआ है? बड़े पापा आपको वह उसे पहचान नहीं पा रहे थे। बेटी तुम कौन हो? बड़े पापा मैं आपकी पीहू नहीं पहचाना। अरे बेटा इतनी बड़ी हो गई और यहाँ डॉक्टर है। हाँ बड़ी मम्मी पापा मैं यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। भैया नहीं आए? बेटा उसे खबर करी थी। उसने कहा कि अभी वह नहीं आ सकता। और बड़े भैया नीचे नजर कर बोले वह तो जेल में बंद है। फिर आपके साथ कौन आया है? केशव है, वही लेकर आया था। कुछ समय नहीं आया कि क्या करे, सो यही अस्पताल पहले मिला तो यही भर्ती कर दिया। अब आप चिंता न करें बड़ी मम्मी मैं यही हूँ, अभी सब देखती हूँ। उसने सब रिपोर्ट वगैरह सीनियर डॉक्टर से सलाह मशवरा किया। उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाया। उनकी संभालने की व्यवस्था अस्पताल से ही करा। वह उन्हें और केशव को ले अपने घर आ गए और आवाज दी देखो मम्मी पापा मैं किसे लाई हूँ। अजय और रमा सामने भाभी को देखकर अचंभित रह गए और पैर छू हाल चाल पूछने लगे। तब पीहू बोली बड़े पापा को दिल का दौरा पड़ा था, सो यह लोग रात को यहाँ आए थे। मेरे ही हॉस्पिटल में भर्ती थे। आज मेरी नज़र पड़ी तो मैं ले आई। मम्मी थकी है, इनके खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। केशव काका भी भूखे हैं। भाई की बीमारी की खबर सुन अजय एकदम रो पड़ा। बोला भाभी आपने मुझे खबर क्यों नहीं करी? किस मुंह से करती अजय? नहीं भाभी मुसीबत में अपने ही काम आते हैं। वह हॉस्पिटल जाने को तैयार हो गया। भैया अकेले हैं, मैं जाता हूँ उसके पास। पीहू बोली पापा मैं सारी व्यवस्था करके आई हूँ, आराम से चलते हैं। 4 दिन बाद जब वे डिस्चार्ज होकर घर आ जाए तब वे अजय और रमा से बोले मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम दोनों ने हमें माता पिता का दर्जा दिया, हमारा सम्मान किया, किंतु हमने उसे तुम्हारी बेवकूफ़ी समझा। जैसा हमने तुम्हारे साथ जिन बेटों के लिए किया, जिन बेटों के लिए संपत्ति हड़पी, वे ही हमारा साथ छोड़ गए और हमारी दुर्दशा का कारण बने। और जिस हीरा जैसे भाई की हमने कद्र नहीं की, वही भाई और जिन्हें लड़कियां समझहीन समझा, वे ही आज हमारे मददगार बने। तुम्हारी सुखी गृहस्थी देख हम शर्मसार हैं। कितने कष्ट झेले तुमने, तब यह मुकाम पाया। छोड़ो भैया, पुरानी बातें याद करने से तकलीफ ही होगी। आप हमें यह बताओ कि आपने हमें खबर क्यों नहीं दी? आप अकेले इतना परेशान होते रहे, किस मुंह से खबर देता है? छोटे, मैंने जो तेरे साथ किया यह उसी का परिणाम भुगत रहा हूँ। कहते हैं न कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, उसी बेआवाज़ लाठी की मार हम खा रहे हैं। नहीं भैया, ऐसा ना कहें। यह आपका भाई बेटा अभी जीवित है। आप अपने को
असहाय न समझे, मैं आपका साथ दूंगा।